आज हम बात करने वाले हैं भारत के नए कानूनी कोड भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की। और हम इसकी बिल्कुल बुनियाद को समझेंगे, इसकी भाषा को। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ कानून की किताबें नहीं हैं। इनमें लिखे शब्द वो नींव हैं जिस पर न्याय की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम कानून की भाषा को ही डिकोड करेंगे। फिर देखेंगे कि कानून की नज़रों में एक व्यक्ति यानी पर्सन कौन है। उसके बाद हम किसी के काम और उसके पीछे के इरादे का मतलब समझेंगे। और आखिर में ये सब चीज़ें हमारे जस्टिस सिस्टम में कहाँ और कैसे फिट होती हैं, इस पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, कानून की भाषा। अब देखिए, कानून में जो भाषा इस्तेमाल होती है वो सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम है। हर एक शब्द, हर एक कॉमा का अपना एक तय मतलब है और उसे बदला नहीं जा सकता। अब ये सवाल देखिए, बेईमानी से और धोखाधड़ी से कुछ करने में क्या फर्क है? सुनने में तो एक जैसा लगता है ना? पर बीएनएस इन्हीं जैसे सवालों के एकदम सटीक, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जवाब देता है। और आगे हम यही देखने वाले हैं कि कैसे हर शब्द का एक खास कानूनी वजन होता है और उसे समझना कितना जरूरी है। तो ये बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए कि भारतीय न्याय संहिता में ये जो परिभाषाएं हैं, ये कोई साइड नोट या फुटनोट नहीं है। नहीं, ये तो वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन पर हर कानूनी दलील, हर फैसला टिका होता है। अगर ये नींव ही कमजोर हो तो कानून बस कागज पर लिखे कुछ बेजान शब्द बनकर रह जाएगा। तो ठीक है, भाषा की अहमियत तो समझ आ गई। अब अगला सवाल, ये कानून आखिर है किसके लिए? मतलब कानून की दुनिया में एक व्यक्ति या पर्सन किसे माना जाता है? संहिता की शुरुआत ही एक बहुत ही वाइड, एक बहुत ही व्यापक परिभाषा से होती है। यहाँ व्यक्ति का मतलब सिर्फ एक इंसान नहीं है। नहीं, कानून की नज़र में कोई कंपनी, कोई एसोसिएशन या लोगों का कोई भी समूह, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, एक व्यक्ति ही माना जाता है। और यहीं पर बीएनएस एक बहुत ही मॉडर्न और सच कहूं तो एक बहुत जरूरी कदम उठाता है। ये अपनी बिल्कुल बेसिक भाषा में ही जेंडर आइडेंटिटी के मुद्दे को सीधे सीधे एड्रेस करता है। और ये एक बहुत बहुत बड़ा और अहम अपडेट है। ये इस बात को पक्का करता है कि कानून की भाषा अपनी बुनियाद से ही इंक्लूसिव हो, समावेशी हो और आज के समाज की जो सच्चाई है उसे सही ढंग से दिखाए। अच्छा, तो हमने ये समझ लिया कि कानून किस पर लागू होता है। अब बात करते हैं कैसे। चलिए, अब किसी के काम के पीछे जो सोच होती है, जो इरादा होता है, उसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। कानून में एक शब्द है स्वेच्छा यानी वॉलंटरीली। अब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई काम जानबूझकर किया गया। इसका मतलब थोड़ा और गहरा है और इसे समझने के लिए संहिता में ही एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। ये मिसाल क्या बताती है? ये साफ करती है कि अगर किसी को ये पता था, अगर उसे इस बात का अंदाजा था कि उसके एक्शन से किसी की मौत हो सकती है, तो कानून की नज़र में ये स्वेच्छा ही माना जाएगा। भले ही उसका मेन मकसद चोरी करना था, किसी को मारना नहीं। मतलब जानकारी होना भी इरादे के बराबर है। तो याद है वो सवाल जो हमने शुरू में उठाया था, बेईमानी और धोखाधड़ी में क्या फर्क है? उसका जवाब यहाँ है। देखिए, बेईमानी का सीधा कनेक्शन किसी को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने से है, जबकि धोखाधड़ी का मतलब ही है धोखा देने के इरादे से काम करना। बहुत बारीक लेकिन बहुत जरूरी फर्क है ये। और अब बात करते हैं सद्भावपूर्वक यानी गुड फेथ की। कानून कहता है कि कोई भी काम गुड फेथ में तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उसे पूरी सावधानी और ध्यान से ना किया गया हो। मतलब सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि मेरा इरादा तो अच्छा था। ये भी देखा जाएगा कि क्या उस काम को करने में जरूरी सावधानी बरती गई थी या नहीं। तो हमने इरादे की बात कर ली, काम करने के तरीके की बात कर ली, पर इन सब का असल दुनिया में असर क्या होता है? चलिए, अब एक्शन के जो नतीजे होते हैं यानी नुकसान, प्रॉपर्टी पर असर, उन्हें समझते हैं। बीएनएस में क्षति या इंजरी की परिभाषा बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। मतलब इसमें हर तरह का नुकसान शामिल है, चाहे वो शरीर पर हो, मन पर हो, किसी की इज्जत यानी रेप्यूटेशन पर हो या फिर प्रॉपर्टी पर। कानून सिर्फ दिखाई देने वाले जख्मों को ही नुकसान नहीं मानता। और यहां हमारे सामने एक ही सिक्के के दो पहलू आते हैं, सदोष अभिलाभ और सदोष हानि। ये दोनों ही प्रॉपर्टी से जुड़े अपराधों को समझने की चाबी हैं। आसान भाषा में कहें तो एक का गैर कानूनी तरीके से फायदा, दूसरे का गैर कानूनी तरीके से नुकसान।
अच्छा, आज के डिजिटल ज़माने में जब हम डॉक्यूमेंट या दस्तावेज शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? कागज़? बीएनएस कहता है नहीं, इसकी परिभाषा बहुत बहुत ही ज़्यादा वाइड है। कोई भी चीज़ जिस पर कुछ लिखा हो, कोई निशान हो या कोई फिगर बना हो और जिसका मकसद सबूत के तौर पर इस्तेमाल होना हो, वो एक दस्तावेज है। और इसके उदाहरण देखिए कितने दिलचस्प हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट, एक चेक, पावर ऑफ अटॉर्नी तो है ही, पर साथ में एक नक्शा या किसी को दिए गए इंस्ट्रक्शंस भी दस्तावेज माने जा सकते हैं। मतलब कोई भी चीज जो सबूत का काम करे वो दस्तावेज है। तो हमने कानून की भाषा समझी, उसके विषय समझे, एक्शन और उसके नतीजों को भी देखा। अब आखिर में उस सिस्टम को समझते हैं जो इन सब नियमों को लागू करता है, यानी हमारा न्याय का ढांचा। कानून की नज़र में न्यायालय या कोर्ट क्या है? देखिए, इसकी परिभाषा किसी बिल्डिंग पर नहीं बल्कि अधिकार पर टिकी है। कोई भी जज या जजों का समूह जिसे कानून ने न्यायिक रूप से काम करने का अधिकार दिया है, वही न्यायालय है। यह अधिकार है, इमारत नहीं। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी सवाल। कानून की नज़र में एक पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवक आखिर है कौन? संहिता में इसकी एक बहुत लंबी और डिटेल्ड लिस्ट दी गई है, पर हम उसे कुछ आसान कैटेगरीज में बांटकर समझ सकते हैं। तो अगर हम इसे समेटें तो इसमें कौन कौन आता है? आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के कमीशन ऑफिसर, हर जज, कोर्ट का हर ऑफिसर, कोई मध्यस्थ, हर सरकारी अफसर जिसका काम अपराध रोकना या पब्लिक हेल्थ देखना है, और यहां तक कि चुनाव कराने वाला हर व्यक्ति भी। सीधे शब्दों में कहें तो कोई भी जो सरकार की तरफ से कोई सार्वजनिक ड्यूटी कर रहा हो, वो एक लोक सेवक है। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? यही कि ये परिभाषाएं सिर्फ डिक्शनरी के शब्द नहीं हैं, ये तो उस बड़ी सी मशीन के छोटे छोटे लेकिन बेहद ज़रूरी पुर्जे हैं। वो गियर्स हैं जो न्याय की पूरी मशीन को चलाते हैं। हर एक परिभाषा बीएनएस के पूरे ढांचे को थामे हुए है। तो अब कानून की ये सटीक भाषा हमारे सामने एक हकीकत है, पर सबसे बड़ा और असली सवाल अब भी बाकी है कि ज़मीनी स्तर पर इन शब्दों से, इन परिभाषाओं से न्याय की तस्वीर कैसे बदलेगी? और इसका जवाब वो तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।